अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो न्यूज़ मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, दहशतगर्दों ने आज एक बार फिर पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की हिकमत अमली को कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश की और अफसोस के साथ कि आज एक बार फिर दीनी मदरसे जैसे हसास मकाम को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। IG KPK और शौकत यूसुफजई साहब ने अपने बयान में वजाहत दी है कि कोयटा और पेशावर में अमूमी थ्रेट पहले से ही मौजूद था, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये थ्रेट अलर्ट कोयटा और पेशावर दोनों के हवाले से था तो ठोस इक़दाम क्यों ना उठाए गए, क्योंकि कोयटा धमाके के बाद पेशावर में इस तरह का आज वाक़या रूनुमा होना सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर देनी चाहिए थी और सिक्योरिटी इदारों के हवाले से भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि मकबूजा कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के हवाले से आज दुनिया भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। ताहम नरेंद्र मोदी के ओछे हथकंडों और अजीत डोवल की गिदड़ भपकियों के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म आज भी दोनों ममालिक के दरमियान अमन के ख्वाह हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को अमन की पेशकश की है, लेकिन हम यहाँ पर यह भी मानते हैं कि अमन किसी एक फरीक के चाहने से नहीं होता जब तक कि खित्ते के दोनों बड़े फरीकैन ये ना चाहें कि वहां पर अमन का क़याम होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या भारत भी ऐसा ही चाहता है जिससे खित्ते का अमन सुकून बर्बाद ना हो? प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बढ़ती सियासी कशीदगी की, जिसका खतरा अब खुद कुछ हुकूमती रहनुमा और अपोजिशन रहनुमाओं को भी महसूस हो रहा है। लेकिन जिस कदर मीडिया टॉक्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज में वुज़रा और मुशीरान के बयानबाजियां मीडिया हाईलाइट का हिस्सा बनती हैं, उनसे ऐसा मालूम होता है कि हर नया बयान जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्या दोनों तरफ के लोगों को वक्त की नजाकत का एहसास है? इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिब चुग़ताई साहब। NVC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। अनीका, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। तज्ज़ियाकार जुनैरा आज़िज़ साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी और तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। बात करते हैं सबसे पहले पेशावर ब्लास्ट के हवाले से, जो कि इंतहाई अफसोसनाक आज का वाक़या रहा। एक बार फिर से पेशावर का जो अमन है उसे तबाह करने की कोशिश हमें दिखाई दी दहशतगर्दों की जानिब से। बहुत सारी हमने देखा कि यहाँ पर बयानात भी आए मजम्मती, लेकिन जो नुकसान हुआ उसके मुताबिक 8 तलबा जाँ बहक हुए हैं, जबकि 200 से ज़्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इब्तदाई में जैसे कि मैंने पहले भी हवाला दिया शौकत यूसुफजई साहब का और IG KPK का, कि उन्होंने कहा कि थ्रेट अलर्ट पहले से मौजूद थे। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या दहशतगर्द एक बार फिर से सर उठा रहे हैं? नासिब चुग़ताई साहब, पैदर पे होने वाले वाकयात, पहले कोयटा का ब्लास्ट, अब पेशावर का ब्लास्ट, हम इसके बाद कह सकते हैं कि हाँ, एक बार फिर से दहशतगर्द जो है वो सरगर्म हो रहे हैं? कल हम इस बारे में बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को इसका इदराक हो गया है। हमने खासा क्रिटिसाइज़ किया था, अगर इदराक अब तक नहीं था तो बड़े अफसोस की बात है। और मेरा ख़्याल ये है कि लगता यूँ है कि ये मामला जो आज हुआ है ये एक पूरी कंटिन्यूटी का हिस्सा है, एक ड्रामे की कंटिन्यूटी होती है उसका हिस्सा है। और मुझे इस पर फ़िक्र इस बात की, ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि आपको थ्रेट थी, आपको थ्रेट का इल्म था। जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक उस मदरसे पर एक पुलिस वाला तैनात नहीं था। कुछ देर पहले वहाँ कुछ पुलिस वाले आए थे मदरसे वालों के कहने पर, और उन्होंने इलाके का जायज़ा लिया था, कहा था गेट बंद करने चले जाएं आप लोग, कोई मसला। और ना उन्होंने वहाँ कोई फ़िज़िकल चेकअप किया था, ना इक्विपमेंट लेकर आए थे, वो बस आके चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने IPS से कोई सबक हासिल नहीं किया, और जो लोग सबक हासिल नहीं करते उनके साथ पर यही होना होता है। ये मासूम बच्चे, ये मासूम कलियाँ, 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे जिनके चेहरों पर, जिनके सीने पर ज़ख्म आए हैं। अब मैं क्या कहूँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ? मैं किसको कातिल करार दूँ? उन्हें कातिल करार दूँ मैं जिन्होंने हमला किया, उन्हें कातिल करार दूँ जिन्होंने हमले का मौका दिया। आज सुबह एक साहब बैठे थे मॉर्निंग शो में आपके, और वो इसको एक तरफ करके फिर शुरू हो गए थे गद्दारी के ऊपर, फिर शुरू हो गए थे मुल्क दुश्मनी के ऊपर, फिर शुरू हो गए थे आबा अजदाद के ख़िलाफ़ बातें करने पर। इंतहाई अफसोसनाक है। सुबह का वाक़या, ताज़ा वाक़या, लाशें मौजूद हैं, अस्पताल नहीं पहुंची और आप ये बातें कर रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात थी ये। मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान को आपने मफलूज कर दिया है, उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं आप। नेक्टा के 20 पॉइंट्स को आपने इग्नोर कर दिया है, उनको आपने फेंक दिया है। आपका ख्याल आपके साथ कुछ नहीं होगा।
आप कहते हैं कि आपने तालिबान से मुज़ाकरात किए थे अमन के लिए, आप जंग के ख़िलाफ़ थे। ये तो हमें जंग की तरफ फिर लेके जा रहे हैं। ये मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम जंग करें इनसे, और हमें जंग करना पड़ेगी। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो हमने एक्शन अपने सस्पेंड किए हैं उनको दोबारा शुरू करना चाहिए। हमने जो कार्रवाई बंद कर दी है अपनी फ़िज़ाई और ज़मीनी, वो हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब हमें धमाका नहीं चाहिए, हमारे शहरों में अब धमाके नहीं होने चाहिए। हर धमाका मौजूदा हुकूमत के ऊपर होगा, की ज़िम्मेदारी होगा। मुझे पता है, मुझे याद है कि जब नवाज़ शरीफ के ज़माने में धमाके होते थे तो इमरान खान कहते थे कि जब भी हम मुहिम चलाते हैं एक धमाका हो जाता है। आज वो भी ये कह सकते हैं कि हम मुहिम चला रहे हैं, हमने धमाका कर दिया, लेकिन वो भी गलत था। ये भी कह रहे हैं कि जब जब नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात जन्म लेती हैं तब तब इस तरह के धमाके होते हैं, नासिर होता है। साहब, बहरहाल पॉइंट आपका आ गया कि दहशतगर्द जो है वो फिर से सर उठा रहे हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये पाकिस्तान के मुनाफी है, पाकिस्तान की सलामती के मुनाफी है। जनरल साहब, कल भी हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे जब प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का इजहार किया कि उन्हें खदशा है किसी किस्म की भी दहशतगर्दी के वाकयात का, जिस पे हम सवाल था कि क्या उन्हें इदराक भी है। आज का जो हम ये वाक़या देख रहे हैं, जो सब कुछ हुआ, ये कहीं ना कहीं उसी खतरे का ही शाखसाना है जिसको प्राइम मिनिस्टर या ये गवर्नमेंट भांप गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट भांपती है या नहीं, लेकिन एक चीज हमें जो मेरा ख्याल है मद्देनजर रखनी चाहिए वो ये है कि दुश्मन की कोशिशें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और ये वही है जो CPEC के ऊपर 3-4 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं, जिसमें भारत के अलावा CIA भी शामिल है। और उसके अलावा आप अगर देखें तो और भी एक आध यूरोपियन और मिडल ईस्ट की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं। लिहाजा ना पैसे की किल्लत है इस काम के लिए, और ना ही ये आप कह लें कि इसमें कोई विल पावर की कमी है। दूसरी तरफ से बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि इसको आपने नाकाम करना है। फिर इसके लिए भारत में मसलन उनके जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसमें खास तौर पे एक शोबा बनाया गया है जहां CPEC के बारे में पढ़ाया जा रहा है और CPEC को काउंटर करने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अब इसमें यह है कि एक तरफ तो आपको अपनी जो प्लान्स हम ऑलरेडी लॉन्च करके बैठे हुए थे, जिस तरह के नेक्टा के हम कहते हैं जी, वो 20 पॉइंट्स हमारे नेशनल सिक्योरिटी इसके नेशनल प्लान के वो हैं, उनको रिविजिट करना चाहिए। हमने जब ये FATF के लिए काम किया है तो उनमें से बात जो फाइनेंशियल साइड के पॉइंट्स हैं उनमें काफी सारों पे अमल हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे कि मेरा ख्याल है राब्ते की कमी हमने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दी। मिसाल के तौर पे एक वक्त पे फाटा जो था वो जब ये प्लान लॉन्च की थी तो उस वक्त ये आर्मी के कंट्रोल में था। अब वहां पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। वहां कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पहले की निस्बत ढीला हो चुका हुआ है क्योंकि वहां के थाने पुलिस वगैरह अभी इतनी इफेक्टिव नहीं है। उसके अलावा आप देखिए कि PTM की डिमांड और अगले दिन ऑपोजिशन के जलसे में अमीर हैदर होती ने तकरीर की, वो रोना यही रोते रहे कि जी चेक पोस्टें खत्म करें, बेइज्जती होती है, ये होती है। चेक पोस्टें पहले की निस्बत आधे से ज्यादा कम हो चुकी, चेक पोस्टें लगाने की जरूरत है। आपने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के जोश में तिजारत खोली और मंडियां आपने उसके मार्केट्स वगैरह बॉर्डर के साथ बनानी शुरू कर दी, ओपनिंग पॉइंट्स दे दिए 5-6 और, जबकि अफगानिस्तान के अपने अंदर भी हालात में तब्दीली कोई भी नहीं आई। ये तो सिर्फ अभी मुज़ाकरात शुरू हैं, जंग तो वहां जारी है। अगर आप वहां पे बनकर बैठें और वहां पे तालिबान हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, एक ऐसी गवर्नमेंट ब्रॉड बेस जिसकी रिट कायम हो जाए, तो तब शायद वहां से कोशिशें कम हो किसी की पाकिस्तान के अंदर ये वारदातें कराने में। लेकिन अभी तो वही कुछ सूरत हाल है, लेकिन हमने रिलैक्सेशन का काम शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जो हमने रद्दुल फसाद लॉन्च की थी, मेरा ख्याल है उसको भी रिविजिट करने की जरूरत है कि आर्मी की तरफ से थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए सिस्टम को। किस्सा ये है कि तमाम फील्ड्स में एक रिलैक्सेशन आ चुकी है जिसको कि दोबारा करने की जरूरत है कि आप पुराने सिस्टम पे जाएं जहां आपका चेकिंग सिस्टम, चेक पोस्टें, जहां आपके एंट्री पॉइंट्स का कंट्रोल, ये सारा उसी तरह हो जो ज़रबे अज़्ब के बाद हमने लॉन्च किया था, जिसके बाद हमने कंट्रोल किया था यहाँ पे टेरर, क्योंकि अभी हालात नॉर्मल नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे तो बाइस से दुश्मन जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत और मजबूत है, ये आपके हाथ से सिचुएशन निकल जाएगी। तो इस चीज की जरूरत है कि हम फौरी तौर के ऊपर वो अपनी नेशनल एक्शन प्लान लेके
दोबारा से उसको रीलॉन्च करें और ये सारा सिस्टम उसी लाइन पे लेके आए जो पहले था, और मेरा ख्याल है कि रिजल्ट्स आपको फिर उसी तरह मिलने शुरू हो। नेशनल एक्शन प्लान चूंकि हमने बहुत पीछे छोड़ दिया था पिछले दिनों में, शायद यही वजूहात है कि एक बार फिर से दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। बुखारी साहब, वाकई यही वजूहात हैं कि दहशतगर्दी एक बार फिर से पाकिस्तान में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? मैं दरअसल ज़रियाब दहशतगर्दी को 2001 से, जब से हमने वॉर ऑन टेरर स्टार्ट की और उसमें हिस्सा लेना शुरू किया, उस वक्त से मैं इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, बल्कि बहुत सारा इस पर लिखा। तो बहुत कुछ आज रिपोर्ट हुआ और बहुत कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ। अब मेरा ज़ाती ख्याल इससे हटके है। एक तो ट्रैक रिकॉर्ड दहशतगर्दी का और टेररिस्ट नेटवर्क का ये बताता है हमें कि हमेशा अप्रैल और मई के महीने में वो कम एक्टिविटीज़ करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये 2 महीने उन्होंने मखसूस किए होते हैं अपनी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके बाद कोविड का सीन हो गया, तो कोविड की वजह से उन्होंने अपने सारे सस्पेंड कर दिए। एक बात तो ये हो गई। इसलिए मैं नहीं समझता कि दहशतगर्दी का थ्रेट कभी भी टला था। आज के वाक़े में जो मौलाना थे, इन पे पहले भी अटैक्स हो चुके हैं और ये 3 अटैक जो हैं वो सरवाइव कर चुके हैं माजी में। उस डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि वो कहाँ हुए, क्यों हुए। आज के अटैक के बारे में ये सोचा जा रहा है, चूँकि उस पर TTP का बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि हमारी इसमें इस अटैक से कोई लेना देना नहीं। और आज के अटैक के हवाले से जो मौलाना हैं, उनके करीबी साथियों का ये कहना है कि ये यकीनी तौर पे दाइश की जानिब से किया गया, क्योंकि मौलाना जो थे वो दाइश के ख़िलाफ़ काफ़ी तकारीर कर चुके हैं माजी में। सो वो उसे इस तनाजुर में देख रहे हैं। जहाँ तक हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ का ताल्लुक़ है, तो मैं कम अज़ कम आपको पंजाब के हवाले से बता देता हूँ। प्रेजेंस जिससे शो होती है कि टेरर नेटवर्क्स की प्रेजेंस कहाँ पे है। 21 तारीख को लिया में 2 TTP के इन्होंने ऑपरेटिव्स पकड़े और उनसे रिकवरी की, जिसमें एक्सप्लोसिव भी था। और कल जो है इन्होंने बहावल नगर में अलकायदा का एक ऑपरेटिव पकड़ा। और इसी तरह पिछले महीने अगर हम चले जाएं तो CTD ने और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने तकरीबन 4 बड़े कामयाब ऑपरेशन किए, और उसमें TTP और अलकायदा और दूसरी टेरर नेटवर्क समेत तकरीबन कोई 12 के करीब अफराद को इन्होंने गिरफ़्तार किया। सो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंस भी वही है, विजिलेंस भी वही है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे हमें विजिलेंस, स्पेशली बलूचिस्तान और KP, यहाँ पे हमें ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर ही, हमारे सेटल्ड एरिया में इन नेटवर्क्स और इनके जो हमदर्द हैं और इनके जो इनको सपोर्ट देते हैं वो लोग मौजूद हैं। बस उन्हें मौका दरकार होता है जब वो स्ट्राइक कर लेते हैं। तो इसलिए वही बात के विजिलेंट रहने की शदीद ज़रूरत है। अनिका, वज़ीरिस्तान में होने वाली कार्रवाइयाँ, फिर नेक्टा की जानिब से एक ऑपरेशन किया जाता है बलूचिस्तान के इलाकों में, वहाँ से बारूदी मवाद बरामद होता है, कोयटा का ब्लास्ट, फिर पेशावर ब्लास्ट। दहशतगर्द एक बार फिर से सर उठा रहे हैं, एक बार फिर से मुतहरिक हो गए। देखें, दहशतगर्दों ने कभी सर झुकाया नहीं था, हमने उनका सर कुचल दिया था। दहशतगर्द हमेशा से ये कोशिश में लगे हुए थे कि कहीं हमें थोड़ा बहुत लूप होल मिले और हम उस लूप होल का पूरा फ़ायदा उठाएं। यहाँ जहाँ इस धमाके के बाद, इससे पहले कोयटा वाले धमाके के बाद हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड सिक्योरिटी एजेंसीज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, मैं वहीं अननेम्ड हीरोज को और इन्हीं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और इन्हीं सिक्योरिटी एजेंसीज को दाद भी देना चाहूंगी, क्योंकि जितने हम वाकयात देख रहे हैं, इससे सैकड़ों की तादाद में ज़्यादा जो वाकयात हैं उनको यही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और यही सिक्योरिटी एजेंसीज नाकाम बना दी जाती है। तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान का कोई भी शहरी अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड सिक्योरिटी एजेंसी से नाला नहीं है। यहाँ मैं जो सियासतदान हैं उनसे एक थोड़ी सी गुजारिश जरूर करूंगी, वजीर आजम साहब फौरी तौर पर नेशनल सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर, स्पेशली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मामलात के ऊपर ऑपोजिशन के साथ बैठ जाएं, ताकि कोई भी बाहर का मुल्क हो, जिस तरह अजीत डोवाल की हम लोगों ने स्टेटमेंट देखी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया का, वो कह रहा था कि हम अपने घर में और दूसरे की लैंड पे जाके अपने मकासद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी करेंगे। दिस इज स्टेट टेररिज्म, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इंडिया इज डूइंग स्टेट टेररिज्म। एंड मैं आपको ये भी बड़े वक्सूक से कह सकती हूँ कि इस वाकये के अंदर भी कहीं ना कहीं ताने बाने
भारत के साथ जाके मिलेंगे ही मिलेंगे, या आप अभी से लिख के रख लें। हैविंग सेड दैट, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए, और यहां जहां मैंने वजीर आजम साहब से एक दरखास्त की है, मैं बाकी जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान से भी ये दरखास्त करूंगी कि आप सियासत करें, भरपूर करें, जल्द से जुलूस करेंगे, आपका हक है, आईनी हक है, लेकिन खुदारा सिक्योरिटी एजेंसीज को और किसी तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मलाइन ना करें। यह बड़ा जरूरी है, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम हम जिस सिक्योरिटी पैराडाइम में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जिस जगह पर मौजूद है और जितने ज्यादा दुश्मन हमारे हैं, इस दुश्मन, इतने सारे दुश्मनों के होते हुए हम किसी तरीके से वो फोर्सेस जो हमारे लिए जाने कुर्बान करेंगे, हम उन्हें मलाइन करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जुनैरा साहिबा, देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो ये किताबें लिखी गई हैं कि अनगवर्नेबल हो गया है, और यहाँ पे तो एक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल सिस्टम चलाना ही बड़ा मुश्किल काम है। जियो पोलिटिकली, जियो स्ट्रेटेजिकली जो हमारी स्टेट है, इट विल ऑलवेज बी एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थ्रेट्स। जब तक ये इंटरनेशनल ऑर्डर चल रहा है, जब तक चीज़ें चेंज हो रही हैं, जब तक पैराडाइम्स शिफ्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान विल ऑलवेज बी द सेंटर स्टेज ऑफ टेररिज्म एंड एक्टिविटीज़ जो कि स्लीपर सेल्स में डिसाइड होती हैं और कहीं और बैठ के प्लान होती हैं। सो बेसिकली ये बात तो समझ लें कि कोई भी जब दुनिया में चेंज आ रहा होता है, रीजन में चेंज आ रहा होता है, तो हम जिन कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हम ऐसे नक्शे पे बैठे हुए हैं कि हम पे उसके असरात आते ही आते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो एक आम आदमी का माइंडसेट फ़ौरन जाता है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट का अलर्ट आया हुआ था, तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी। इसी तरह जब कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हम पॉलिटिशियंस को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। बात यह है कि स्टेट चलती है इन दोनों के मिलने से, आपका सिक्योरिटी प्रॉन्ग और पॉलिटिकल प्रॉन्ग, ये दोनों जब स्टेबलाइज होकर एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, तब हमारी जैसी सिक्योरिटी स्टेट चल पाती है। कल हमने बात की कराची की कि वो इंडेक्स कह रहा है, इंटरनेशनल इंडेक्स कह रहा है कि अब तो 103 के नंबर पे आ गया है पाकिस्तान। उसमें भी मैंने कहा था कि ये हम तब मानेंगे जब रेंजर्स वहाँ से विड्रॉ करेंगे और पुलिस की रेट इस्टेब्लिश होगी। तो ये जितने भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इस वक्त हो रहे हैं और मासूम बच्चे भी उसमें जा रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि अभी तक जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रॉन्ग टू द पॉलिटिकल प्रॉन्ग, वो कंप्लीट हुआ ही नहीं है और हो सकता ही नहीं है, क्योंकि थ्रेट अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। सो बेसिकली नेशनल एक्शन प्लान इन स्पिरिट अगर फॉलो हो जाता, जिस तरह हम फैटफ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो अभी तक चीज़ें डिफरेंट ज़रूर होती, लेकिन ये थ्रेट प्रिवेल करेगा और इसमें बहुत ज़्यादा माइंडसेट में मोरालिटी को हाई रख के, पाकिस्तान को पहले रख के पाकिस्तान की बात करने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं। बिल्कुल, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करना और करवाना ये वक्त की अहम ज़रूरत है, जैसे कि बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी इस हवाले से बात की। और साथ साथ इस तरफ सिचुएशन हमें ये जाती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो वक्त आ चुका है, चाहे अपोजिशन हो या फिर गवर्नमेंट हो, डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के एक अहम बयान के हवाले से। मकबूजा कश्मीर के मामले पर आज उन्होंने एक अहम बयान दिया है। चूँकि हमने देखा कि पूरी दुनिया में मकबूजा कश्मीर के हवाले से यौम स्याह मनाया जा रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर ने आज भी एक बार फिर से कहा कि चूंकि ये इंसानी तारीख की एक तारीख का एक इंतहाई अहम बाब है, लिहाजा हम अब भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस खित्ते में अमन कायम हो। आज भी भारत से कहता हूं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अमन के ख्वाह है। वज़ीर आज़म इमरान खान क्यों ना हो या फिर माजी की हुकूमतें क्यों ना हो, सभी ये कोशिश करते आई और हमने देखा है माजी में भी पाकिस्तान की तरफ से ही पहले अमन का हाथ बढ़ाया जाता था। लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पे सिर्फ एक फरीक पर आकर नहीं बनती है, दूसरे फरीक को भी देखना है कि क्या वो भी इस खित्ते में अमन का ख्वाह है। क्योंकि 2 रोज पहले जिस तरह से हमने अजीत डोवल के हवाले से बात की, वो कह रहे थे कि जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने काम किया और वो कानून लाकर नाफिज कर दिया, हटा दिया गया, तो उसके साथ साथ राम मंदिर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट मूव क्या खेलनी है। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हम अभी भी अमन के ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन हो। भारत की तरफ से कैसा जवाब मिलने का इम्कान है? वो भी ये चाहता है कि अमन हो? देखिए, ये है बेवक्त की रागनी, जबकि भारत की तरफ से कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं कि वो अपने रास्ते को तब्दील करना चाहता है। वो जिस डगर पे चला है वो चला जा रहा है। आप कश्मीर में देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपका आएगा, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अमन है कहां पे? अमन का तो यह रास्ता नहीं है कि भारत एक तरफा एक कदम उठाता चला जाए
और हम उसको अमन की रागनी सुनाएं और तवक्को ये करें कि हमारे कहने पे वो अमन ले आएगा, वो तो नहीं होगा। अगर एक मुल्क अपनी एक स्ट्रेटजी लेके अपने मकासद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है और वो मकासद सारे आपके मफादात के खिलाफ हैं, तो फिर अमन की बात करना तो बिल्कुल बेकार है। एक ऐसा मुल्क जो आपके साथ एक क्रिकेट मैच तक नहीं खेलता, उससे आप क्या तवक्को कर लें? अमन तो बात की बात है, चलिए पहले स्पोर्ट्स की फील्ड में ही आप एक दूसरे के सामने नजर आए, वो तक तो है नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये इस तरह की बेतुकी और आउट ऑफ द प्लेस बातें करना, इनसे कुछ हल नहीं होता, कोई इनसे फायदा नहीं होता, आपको मिलता कुछ नहीं। अभी जब आप ये पहले ये रागनी हम सुना करते थे कि जी हम बातचीत के लिए तैयार हैं, भाई आप तैयार हैं तो दूसरी साइड तो आपको बात करने के लिए नजदीक नहीं आने दे रही, तो आप बात के लिए तैयार क्या है? वो हमें कश्मीर से, मुझे याद है कि मुझे इवन बाकी तो छोड़ें, अली गिलानी साहब ने प्रोग्राम में मेरे साथ बात की तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप क्या रोज बात करते रहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आप यूं लगता है जैसे आप इनकी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं अपने आप को मजबूत बना के बात करते हैं? तो किस्सा कहने का ये है कि विल पावर आपने दिखानी है भारत को, एक अपना सख्त स्टांस दिखा के, आपने अपनी नाराजगी दिखा के, आपने बताना है उनको कि जो कुछ तुम कर रहे हो ये हमें जंग की तरफ धकेल रहा है और हम तैयार हैं, बजाय इसके कि आप ये रागनी अलापते रहे अमन वाली, जिसका ना मौका है कोई और ना ही कोई इसकी जगह है। तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल बेकार सी बात है, इस पे बात इंसान क्या करे। असल चीज वो है कि जो भारत आज कर रहा है उस पे आप उसको एहतजाज करें, रिजेंट करें और दुनिया में जाके बताएं कि ये जो कुछ करते जा रहे हैं अमन को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, इनको ले लेंगे, लेकिन अगर अमन दुनिया को चाहिए तो फिर भारत को कहें कि वापस आए अपने कदम। तो ये कुछ और बातें करते हैं जिसका कोई मेरा नहीं ख्याल के कोई ताल्लुक और रब्त होता है उस बात से और मौके से या इस मसले से जो हम जिससे आज दो चार हैं। नासिर चौथाई साहब, जनरल साहब कह रहे हैं कि ये बेवक्ता राग अलापा जा रहा है, इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और छठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी, और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी जिसके से कब्ज़ा हुआ कश्मीर के ऊपर, उसके बाद भी गलतियाँ हमने की। 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेज़ात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह मना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैकआउट किया था, कराची में तो ब्लैकआउट रहता ही है, तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था, और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद ख़रीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल ज़रूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीज़न फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है, एक घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा, आप कितने ही अमन की बात करें। वो कहा था कि तू अमन के गीत ना गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना छोड़ें जी आप, बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वह मुफ्ती या फ़ारूक अब्दुल्ला आवाम की उसके लिए कंजप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। ओ भाई, पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़ें नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमला आवर है, LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगामात आना रुक गए हैं, वहाँ से वाया दुबई पैगामात जो आते थे वो भी रुक गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए हैं शायद लोग।
तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की आबरूरेज़ी हो रही है। हमें किसी भी पॉजिटिविटी की होप नहीं रखनी चाहिए, कश्मीर की ना ही मोदी सरकार से और ना ही भारत से। नहीं, क्यों रोप, हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है अगर हम रख रहे हैं तो। अनिका, भारत की ये नेगेटिव एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पैदल पे आने वाले बयानात, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी अमन की ख्वाहिश। What an untimely and unnecessary statement ज़रियाब। कितनी ही ज़्यादा ऐसी स्टेटमेंट जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए आप अमन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो हैं भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारे यहाँ अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर, एक सालिम मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस एक बात आंख नहीं भाती है। आप उसको किस तरीके से अमन की बार 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 हाथ बढ़ा रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो या तो वजीर आजम साहब बहुत भोले हैं या उन्हें बड़े बुरे तरीके से जो है वो गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया है। अपने ही SAPM, अपने ही जो उनके मुशीरान वजीरान है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज भी अमन का राग अलाप रहे हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग द एनवायरनमेंट जो कुछ पिछले अरसे के अंदर हो रहा है, वहां हम लोगों को मालूम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या बात बताई, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, चाइनीज इंजीनियर्स जो गवादर के अंदर निजी होटल के अंदर अटैक हुआ था, पाकिस्तान के अंदर मौजूद चाइनीज काउंसुलेट के ऊपर जो अटैक हुआ था, ये सारे किसने कराए थे? भारत ने नहीं कराए थे। क्या हमें नहीं पता आर्मी पब्लिक स्कूल के जो अटैकर्स थे उनके कॉन्टैक्ट किस तरीके से इंडिया के साथ है? फिर आप अमन की बात कर रहे हैं। आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए वहां के मीडिया के ऊपर और आप अमन की बातें कर रहे हैं। मेरे तो समझ से ऊपर की बात है ज़रियाब कि अमन की बात की क्यों जा रही है। अब ये बताने की जरूरत है, एक आंख उठाओगे दोनों आंखें फोड़ दी जाएंगी। दैट इज द नीड ऑफ द टाइम। जुनैरा, क्या मैसेज हमें देना चाहिए? लेकिन अगर हमारी तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि हम अभी भी अमन चाहते हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल सकता है हमें? बेइज्जती होगी इंटरनेशनली, सारे पाकिस्तानियों की बेइज्जती हो रही है। आई वुड से बड़ी इंसल्टिंग चीज़ है। कश्मीरियों की बेइज्जती हो रही है जो बेचारे वहाँ पर नस्ल दर नस्ल मर रहे हैं, जिनकी औरतें महफूज नहीं हैं, जिनके बच्चे। क्या वो तस्वीर प्राइम मिनिस्टर भूल गए हैं जिसमें वो बच्चा अपने दादा की लाश पे बैठा हुआ था और उसने खुद विटनेस किया कि उनको गोलियाँ मारी गई हैं? मुझे नहीं पता, दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। किस माइंडसेट में वज़ीर आज़म ने ये बात कही है? थोड़े दिन पहले ही हमारे वो जो मोईद यूसुफ हैं उन्होंने बड़ा एक अच्छा मशरूत सा पैकेज दिया जिसमें कुछ डिग्निटी नज़र आई हमें कि आपने भी ऐसी बात की है उनके साथ जिसमें आप डिफेंसिव पे नहीं हैं। हम हमेशा डिफेंसिव पे होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। ये बात तो समझ में आती है कि हमारी जो मिलिट्री डॉक्ट्रीन है दैट इज़ डिफेंसिव ऑफेंसिव, लेकिन वो मिलिट्री माइंडसेट की बात है। वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने उसको अप्रोच कैसे करना है। पॉलिटिकल माइंडसेट तो आपको हमेशा ऑफेंसिव रखना चाहिए ऐसे रूथलेस दुश्मन के खिलाफ जो ना बच्चों की कोई कदर करता है, ना वो बूढ़ों को देखता है, ना मस्जिदों को देखता है, ना मंदिरों को देखता है। वो हर चीज़ स्टेक पे लगाने को तैयार है। तो वो तो गैर इंसानी फेल करने वाले लोग हैं। आप किस तरह उनको रोज़ अमन की बात कर रहे हैं? उनको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। सो मेरे ख्याल है इससे बहुत जज्बात मजरूह हुए पाकिस्तानियों के भी, कश्मीरियों के भी। और आई डोंट नो कितनी अंडरस्टैंडिंग है प्राइम मिनिस्टर को इस बात की कि ये उन्होंने बहुत अनकॉल्ड फॉर बात की है। बुखारी साहब, जुनैरा ने अच्छा पॉइंट रेज किया है कि ऐसा हरीफ, एक ऐसा दुश्मन ना मस्जिद देखता है, ना मंदिर देखता है, ना गिरजा देखता है। हम उससे क्या होप रख सकते हैं कि वो अमन का प्रचार करेगा? हम खुद देख रहे हैं भारत में क्या कुछ हो रहा है। मेरे लिए तो आज कम से कम ये एक बॉम्ब ही ड्रॉप किया है प्राइम मिनिस्टर ने। उसकी ये वजह नहीं कि मैं अमन की ख्वाहिश के खिलाफ हूँ, बल्कि उसकी वजह ये है कि 4 दिन पहले मेरी फ़ोन पे बात हुई जब शाह महमूद कुरैशी साहब से, और मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया कि कोई ऐसी विंडो है जिस पे पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात शुरू हो सकें,
या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी आप कर रहे हो, तो उन्होंने बड़ा वाज़े और बड़े पुरजोश अंदाज में बताया कि इंडिया ने किया क्या है, यानी जो कश्मीर में उसने कर दिया है, उसके बाद हमारे पास कौन सी विंडो ऐसी रह जाती है जिसको हम बीच में ला के उन्हें टॉक्स ऑफ़र करें। और ये पॉइंटलेस होगा इस मौके पे कोई भी इस तरह की ऑफ़र करना। ये वाज़े अल्फाज में 4 दिन पहले फ़ोन पे मेरे साथ बात करते हुए उन्होंने फरमाया, जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि ये जो मामला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान चल रहे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। लेकिन आज सडनली फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रहे थे और सडनली इमरान खान साहब ने एक अमन की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जिससे और उस दिन किया जिस दिन यौम सियाबी मनाया जा रहा है। तो वही टाइमिंग का, बिल्कुल उन्हें टाइमलीनेस का कुछ पता नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब को। इनसे बेहतर तो हम न्यूज़ पर्सनस ही होते हैं जिन्हें पता होता है कि न्यूज़ वैल्यूज़ में एक चीज़ होती है टाइमलीनेस, तो वो कम से कम किसी न्यूज़ पर्सन से ही सीख लें। दूसरी बात, आपका सवाल जो है उसकी तरफ आता हूँ अगेन कि किसी एक ने तो ख्वाहिश का इजहार करना था। चलिए हम थोड़ा सहज दे देते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उन्होंने अखलाक की मार मारी। अब देखना यह है कि मोदी इसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। तो बात यह कि मोदी जिस आइडियालॉजी को लेके जा रहे हैं वो एंटी पाकिस्तान आइडियालॉजी की बिना पे ही वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं हिंदू इंतहा पसंद कम्युनिटीज़ की जानिब से। और मैं ये भी क्लियर कर दूं कि तमाम हिंदू कम्युनिटीज़ इंतहा पसंद नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अनकरीब स्टेट इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसके लिए अगर मोदी इसका कोई पॉजिटिव जवाब देंगे तो उन्हें जो है वो उसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि इमीडिएटली इंडिया से आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा इस चीज़ का। अलबत्ता ये है कि हम ये अपनी ऑफ़र लेके अपने दिल में मज़ीद हसरतें भर कर रह जाएंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्विकली एनबीसी पे मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मुबश्शिर साहब ने बस बात की अमन के तो सब हम आशिक हैं, अमन चाहते हैं हम। और आपने कहा कि अभी टाइम लगेगा जवाब देने में, मेरा ख्याल है टाइम लगाया ही नहीं उसने जवाब दे दिया आपको 2 घंटे पहले कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कश्मीर में अब सारी ज़मीन भारतीयों की है। तो मामला तो ख़त्म हो गया ना। आपकी जो ख्वाहिशात थी वो भी नीचे पड़ गई, मेरी तमन्नाएं भी ख़त्म हो गई। तो अब खुद फैसला करें आप कि किधर जाना है। चलो एनबीसी आप ही के कमेंट से मैं कंक्लूड कर दूंगी कि जिस सवाल का जवाब हम तज्ज़ियाकारों से लेने के ख्वाहिशमंद थे उसका जवाब भारत की तरफ से खुद आ रहा है कि कश्मीर में अब सारी की सारी ज़मीन जो है वो भारतीयों के है, वहाँ पर कश्मीरियों का अब कुछ भी नहीं है। लेकिन डायलॉग की बात जिस अमन की बात प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं भारत के साथ, बेहतर ना होगा कि वो हम अपने मुल्क में वो अमन तलाश करने की कोशिश करें, अपोजिशन के साथ मामला को ठीक करने की कोशिश करें। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसी नेशनल डायलॉग के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, सियासी माहौल इंतहाई कशीदा है मुल्क, और ये सिर्फ कुछ 1-2 दिन की बात नहीं, जबकि पुराने हम पिछले हफ्तों से देखते हैं तो सिचुएशन मजीद गंभीर होती चली जा रही है। अपोजिशन जमातें और हुकूमत एक दूसरे को सख्त तनकीद का निशाना बना रही हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर जलसे में एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात में मजीद तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या ये वक्त की जरूरत नहीं है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक डायलॉग हो? क्या दोनों अतराफ के लोगों को वक्त की नजाकत का एहसास है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। नासिर चोगताई साहब, गुज़िश्ता रोज भी जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था उस वक्त भी करारदाद जिस मामले पर मंजूर की जानी थी वो एक इंतहाई हसास मामला था गुस्ताखाना खाकों के इशात के हवाले से। उस पर भी हमारी अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से कभी फैटफ का मामला लेकर आया गया, कभी कुछ लाया गया, फिर 15 मिनट दिए जाते हैं कि आप मुशावरत कर लें, उसके बाद वो करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर होती है। इन दोनों फ़िरक़ैन को, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर अपोजिशन हो, इन्हें मामले की नौयत का या मौजूदा हालात की नज़ाकत का एहसास है? देखिए जी, पार्लियामेंट चलाना, मामलात को सीधा रखना, मामलात को काबिल कबूल बनाना अब काम नहीं है अपोजिशन का। ये काम गवर्नमेंट का है, सरकार का है। और जब सरकार का वज़ीर ख़ारजा गंदों पे भी बात करेगा, चने पे भी बात करेगा, घोड़े की घास पे भी बात करेगा, सड़कों पे भी बात करेगा और अपोजिशन को गद्दार रखेगा खड़े होकर पार्लियामेंट में, कहेगा तुम्हारी रगों में मोदी का खून दौड़ रहा है, तो उसके बाद तो खून दौड़ेगा ना यार। ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को। बहुत मुतबर्रिक मुक़द्दस शहज़ादा नशीन है, इतने मुक़द्दस भी नहीं है कि दूसरों को गद्दार कह जाएं, दूसरों को मुल्क इशारे कर करके
मुल्क दुश्मन के जाएं, वो तो शुक्र करें असद उमर को अक्ल आ गई। असद उमर बहुत जेन्युइन आदमी है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ। वो उठा, उसने उठ के जाके उनको मना किया कि आप ना करें। फिर राजा परवेश के पास गया हूँ, उसने कहा प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ। फिर 10 मिनट का उसने एडजर्नमेंट लिया, बताया काम डाउन हो जाए। उसके बाद मखदूम साहब बिल्कुल सीधे हो गए, बिल्कुल सीधे हो गए और एक करारदाद आई, वो मंजूर हो गई। ये करारदाद पहले मंजूर हो सकती थी। इस करारदाद पे इख्तलाफ करने की कोई गुंजाइश थी नहीं, कोई नहीं थी। अगर आप गद्दारी और मुल्क दुश्मनी की सर्टिफिकेट की तकसीम करना शुरू नहीं करते। जहाँ तक ताल्लुक़ है हुकूमत से राब्ते का, ये हुकूमत नहीं करेगी। प्राइम मिनिस्टर को शर्म आती है आंखें मिलाते हुए अपोजिशन से। प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते। आप देखें कितने कितने मौके आए, कोरोना आया, कश्मीर आया, अमन अमान की सूरत हाल आई। उसके बाद के वाक़यात है जब अपोजिशन ने उनसे कहा कि आप लीड करें, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो ख़त्म कर दिया उन्होंने सिलेक्टेड एक अरसे तक। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं तो बात ही नहीं करूँगा, मैं तो उनको ये करप्ट लोग हैं, मैं इससे कोई मुज़ाकरात नहीं करूँगा। भाई वो असम्बली के मेंबर हैं, वो अपोजिशन कायम करते हैं, वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है, तो उनका थोड़ा सा ख्याल। अरे अपोजिशन से मुज़ाकरात अयूब खान ने भी किए इक़्तिदार छोड़ने के लिए। मुझे डर है कि ये मुज़ाकरात दोबारा न शुरू हो जाएं, कि सरकार छोड़ने के लिए, इक़्तिदार छोड़ने के लिए मुज़ाकरात करना पड़े। ये सूरत हाल बहुत ख़राब है। इस सूरत हाल में आप कोई कौमी रायामत तश्कील नहीं दे सकते। यहाँ नफ़रतें फैलेंगी, यहाँ लोगों को एक ग्रोह को गद्दार कह देंगे, दूसरे को अक़लियत में होगा, वो वतन होगा, और फिर नतीजा आप देखें क्या होगा। ठीक है, मतलब आपको ये दोनों तरफ से भी ऐसे कोई सूरत हाल नजर, अच्छा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आपको नजर नहीं आ रहा। जनरल साहब मैं यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेटमेंट ऐड करूंगी। कल राना सनाउल्लाह साहब और फवाद चौधरी साहब एक टॉक शो में बैठे हुए थे। राना सना साहब कहते हैं कि इस लड़ाई को कोई बीच में अपना किरदार अदा करके छुड़वा देगा तो जरा ठीक होगा। जबकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक बात करें, पार्लियामेंट के अंदर अगर बात नहीं कर सकते तो वहां एक तीसरा इदारा होना चाहिए, फिर वो इदारा अदलिया भी हो सकती है और पार्लियामेंट की कमेटी भी। मतलब कहीं ना कहीं तो सोचा जा रहा है कि हाँ बात बहुत हद से आगे बढ़ती चली जा रही है। सर आप बात यह है कि जिस तरह अभी एनवीसी बात कर रहे हैं, दोनों साइडों का कसूर है। अच्छा। और शुरू में तो बिल्कुल मैं समझता हूँ पीटीआई की गवर्नमेंट का कसूर है कि इन लोगों ने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप बना के रखने की कोशिश नहीं की। ये कोई जातियात का मसला नहीं था, ये तो आपने पार्लियामेंट में अपना काम चलाना है, लेजिस्लेशन करवानी है, उसके लिए जरूरत थी, वो उन्होंने नहीं की। और बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान समझते हैं कि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं इनसे बातचीत करूं। हालांकि वो एक अच्छे हैं, बुरे हैं, इलेक्ट होके आके वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं और सिस्टम का एक हिस्सा है, आपके लेजिस्लेशन के सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऑपोजिशन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ ये हुआ है कि आप अगर एजिटेशन देखें, जो भी इन्होंने जलसे जुलूस करने शुरू किए हैं, तो जो ऑपोजिशन है वो इस चीज को किसी और सिमत में ले गई है जहां पे ये एक सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। और जब ये सूरत हाल आपके एक ऐसे थ्रेशोल्ड को टच करेगी जहां पे कि एक सिक्योरिटी अलर्ट खड़ा हो जाए, तो फिर वहां पे इंटरवेंशन जो है वो किसी अदारे को करनी होगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो अंदरूनी बैरूनी खतरात को निपटें। वो हो नहीं सकता कि फिर उसको इतना खुला छोड़ दिया जाए कि वो बिल्कुल आपके लिए बाद में अजाब बन जाए, क्योंकि दूसरी तरफ तो आपके दुश्मन अलर्ट बैठे, वो तो कर ही रहे हैं काम आपके। तो ये तो इनको अकल करनी चाहिए कि उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस न करें। अब बात यह है कि जो राना साहब ने कहा कि किसी तीसरी पार्टी को दरमियान में आके को बात करानी होगी, असूलन तो दुरुस्त है, लेकिन वो बात करने के लिए एजेंडा क्या होगा, पॉइंट्स क्या होंगे, दोनों साइड के मुतालबात होंगे, ठीक है, वो सबसे आम चीज है। अगर मिसाल के तौर पे ऑपोजिशन कहती है कि हमारे मुकदमात खत्म करें, तो क्या वो होंगे? ये वो बड़ा मुश्किल से एक मरहले में चले गए। ये शुरू से ही अगर अपना एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते तो चीजें साथ साथ चलती रहती। बस कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट भी कहती है कि महंगाई के इशू पर बात कर ले, गवर्नेंस के मामला पर बात कर ले, इन मामलात की तरफ वो आते नहीं, जिस तरह कि आपने अक्सर फरमाया कि अपोजिशन चाहती कुछ और है। 60 सेकंड्स में मैं चाहूंगी कि बाकी पार्टिसिपेंट्स अपने आंसर मुझे दे दें अपने कमेंट के साथ। जुनेरा।
देखिए, इट टेक्स टू टू टैंगो, टू वे ट्रैफिक होती है ये। जो गवर्नमेंट होती है उसका काम होता है रिकन्सिलिएशन और हार्मनी के साथ पार्लियामेंट को चलाए और असेंबलीज़ को चलाए, मामलात को तय करे, अपनी पॉलिसीज एजर्ट ज़रूर करे, लेकिन एक ओवरऑल जो एम्बियंस है दैट शुड बी कि एक रिकन्सिलिएटरी माहौल है और सारे बातचीत करते हैं आपस में। वो क्रिएट नहीं हुआ बिकॉज इमरान खान एज अ पर्सनैलिटी समझते हैं कि जो मेरा विज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, अगर उसके ऊपर से मैं डेविएट करूँगा तो उसमें मेरी नाकामी है। हालांकि समझने की ये ज़रूरत है कि अगर आपके विज़न पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है लेकिन उसमें मुल्क का भला हो रहा है तो 100 दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। हो सकता है आपका विज़न गलत हो सकता है आपके विज़न की टाइमिंग्स गलत हो सकता है आपका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका गलत हो, लेकिन अपने विज़न पे स्टिक कर जाना एट द कॉस्ट ऑफ सो मच हैपनिंग अराउंड अस, ये ठीक नहीं है। दूसरी जानिब अपोजिशन जिस तरीके का प्रेशर बिल्ड कर रही है, जिस तरीके की लीगैलिटीज़ में वो फंसे हुए हैं, जैसे मामलात उनके हैं, उसमें उनको भी चाहिए कि अगर इमरान खान ऐसी कोशिश नहीं कर रहे, वो जाएं इदारों के पास, वो जाके लोगों को चैनलाइज करें, रेलेवेंट सर्कल्स को चैनलाइज करें कि हम बात करना चाहते हैं, मतलब कोशिशें दोनों तरफ से होनी चाहिए, हल करना चाहते हैं। सो दोनों की गलती है। ठीक है, बुखारी साहब 60 सेकंड्स प्लीज। जी देखिए, अपोजिशन ने ऑफ़र किया था एक इकोनॉमी के ऊपर मिसाके मुईशत और दूसरा कोविड के ऊपर। बिलावल ने जब कहा था कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लीड कीजिए, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस वहाँ पे नज़र आई। और मैं आज बड़ा मिस कर रहा हूँ हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं लाइक नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, जब भी इस तरह के मामलात हुकूमतों में या पार्टीज़ में होते थे तो वो तशरीफ़ लाते थे, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते थे और कहीं ना कहीं मसले को और टेंशन को डिफ्यूज़ कर दिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन को भी थोड़ा सा अपना पोस्चर जो है उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। अनिका, देखिए, यहाँ जो राना साहब ने कहा कि किसी थर्ड पार्टी को सामने आना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर अदलिया आती है तो आपको पता है कि अदलिया के साथ अभी एक जज के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत की किस तरह से टसल चली। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट को खुद जो अपोजिशन है वो कंट्रोवर्शियल बना रही है। तो अगर आप कोई तीसरा फरीक छोड़ेंगे ही नहीं, सारे के सारे तीसरे फरीक को भी पार्टी बनाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। बड़े बड़े मुल्क भी जब जंगों की तरफ जाते हैं तो अल्टीमेटली दो ही तरीके से चीजें हल होती हैं, या मार धाड़ खत्म कर दो या फिर मुज़ाकरात। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात पे अभी से आ जाए, इससे पहले कि सब जलाओ घिराओ खत्म कर दो वाली सूरत हाल हो जाए। मुज़ाकरात की टेबल पर अभी से आ जाएं, इससे पहले कि आप लोगों के लिए बहुत देर हो जाए। निका के कमेंट के साथ में सेगमेंट कंक्लूड और मैं और मेहमान इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।